Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Before starting our lecture number 22, let's have a look कि हमने previous lecture में क्या कुछ पढ़ा था। तो जो previous lecture हमारा बेस कर रहा था वो बेस कर रहा था स्टॉक होल्डर इक्विटी पे और पेड अप कैपिटल पे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कॉरपोरेशंस जो सी होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो किस तरह इस्टेब्लिश की जाती हैं, उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पब्लिक ओन्ड कंपनीज जो सी हैं वो कौन कौन सी होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सी है वो कौन कौन सी होती हैं, और कॉरपोरेशंस को जब भी इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करना होता है इसकी कॉस्ट जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कॉस्ट को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है ओवर 5 ईयर्स फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए। एंड देन हमने ये भी पढ़ा था कि जब स्टॉक जो है इशू कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स क्या क्या होते हैं, कि स्टॉक होल्डर वोट कर सकते हैं, नहीं वोट कर सकते। एंड देन तो हमने ये पढ़ा था कि राइट्स ऑफ द स्टॉक होल्डर, के स्टॉक होल्डर्स के राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि उनके वोटिंग राइट्स हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं और कौन हो सकता है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में पढ़ा था, हायरार्की के बारे में पढ़ा था, सबसे ऊपर कौन आएगा एंड देन उसके नीचे कौन आएगा एंड देन उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो पेड अप कैपिटल है कॉरपोरेशन का वो क्या होता है और सोर्स ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो क्या होता है। ऑथराइजेशन एंड इशुएंस ऑफ द स्टॉक, ये हमने पढ़ा कि कितना ऑथराइज कितना होता है। यूजली मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी जो सी है वो ऑथराइज कैपिटल बहुत ज़्यादा रखती है और द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इज़ इशू टू द जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक को इशू कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था स्टॉक होल्डर इक्विटी के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी उसके बारे में पढ़ा। एंड देन इशुएंस ऑफ स्टॉक एट पार वैल्यू पे, जो फेस वैल्यू है उस पर स्टॉक इशू किया जाए तो वो कैसे, मतलब वो कौन सा होता है कि जो पार वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब इशुएंस ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक, जब फेस वैल्यू पे इशू करते हैं तो ऐसे स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इशुएंस ऑफ द स्टॉक एट पार वैल्यू। फिर हमने प्रेफरेंस स्टॉक के बारे में पढ़ा कि जी कॉमन स्टॉक जो है वो क्या होता है और प्रेफरेंस स्टॉक जो है वो क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस स्टॉक, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक के क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जिसमें आपके प्रीवियस जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेटिव हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक वो स्टॉक था जिसमें जो कन्वर्ट हो जाता है कॉमन स्टॉक में आफ्टर सर्टेन टाइम, जो है जो इशूइंग अथॉरिटी होती है उसके पास राइट होता है कि वो उसको कन्वर्ट कर ले। देन द स्टॉक इशू फॉर एसेट अदर देन कैश, के सम टाइम ये होता है कि आप अदर देन कैश जो है वो स्टॉक इशू करते हैं कि आपने कोई एसेट परचेज किए कंपनी के लिए, तो आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने क्या किया कि स्टॉक जो है उसको इशू कर दिया कि आपके पास ये राइट्स हैं कंपनी के एसेट्स में से। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशंस पे बेस करता है। इसमें हम जो है कुछ एग्जांपल करेंगे कि पेड स्टॉक को जो है वो इशू कैसे किया जाता है, उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होंगी। तो लेट्स सी आज का लेक्चर जो है वो हमारा किस पे बेस कर रहा है। Issuing of stock पे we have one example, a corporation is authorized to issue 10,000 shares of the preferred stock, कि कॉरपोरेशन थी उसके पास ऑथराइजेशन क्या थी कि वो 10,000 शेयर इशू कर सकती है प्रेफर्ड स्टॉक के, एंड और उसकी वैल्यू क्या होगी $100 पार, एंड 100,000 शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक और उसकी वैल्यू क्या होगी $20 ऑन अप्रैल 1। वो तो जनरल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि एक कंपनी मैक्सिमम जो है इट कैन इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द प्रेफरेंस स्टॉक एंड 100,000 शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक, और उसकी वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक की कितनी होगी 100 होगी और कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी 20 ईच। ऑन अप्रैल 1/2 of the each class of the authorized stock is issued at par for cash।
अब क्या हुआ कि वो स्टॉक जो है वो इशू कर दिया गया 1/2 ऑफ द ईच क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, वो जो है इशू कर दिया गया। 1/2 मीन कि आपके पास जो है 10,000 थे तो 5,000 आपने इशू कर दिए प्रेफर स्टॉक के और 50,000 आपने इशू कर दिए कॉमन स्टॉक के, और दैट इज़ अगेंस्ट द कैश। अब क्या हुआ, कैश आपके पास आ गया, दैट इज़ 1.5 मिलियन। एंड देन प्रेफर स्टॉक आपने कितना इशू किया, आपने 50% इशू किया, तो प्रेफर स्टॉक जो सा टोटल का आपने मल्टीप्लाई किया 5,000 शेयर्स को इंटू 100 तो 500,000 आ गए। एंड देन कॉमन स्टॉक $1 मिलियन इशूड प्रेफर स्टॉक एंड द कॉमन स्टॉक एट पार। इसमें क्या किया कि आपने कॉमन स्टॉक और प्रेफर स्टॉक को एट पार जो है वो इशू कर दिया। कॉमन स्टॉक एंड द प्रेफर स्टॉक अकाउंट्स आर controlled account. A record of the each stockholder's name, address and the number of the share is kept in a stockholder's subsidiary ledger. अब ये क्या है कि कॉमन स्टॉक और प्रेफर स्टॉक जो है ये सब्सिडरी लेजर जो है कंसिडर किए जाते हैं। और स्टॉक होल्डर सब्सिडरी लेजर में क्या किया जाता है कि जो भी आपके जिन जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो एट दैट टाइम उस रजिस्टर में चेक कर लिया जाता है उस डेट को जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कि ये शेयर किसके नाम है, तो वो शेयर जिनसे जिसके नाम होते हैं उसको जो है डिविडेंड दे दिया जाता है। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें कौन सी डेट जो है इंपॉर्टेंट होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑन March 15 Cardwell Company issued 2,000 shares of the $50 par preferred stock for each at $55। अब हुआ क्या कि उसने क्या किया कि कंपनी ने इशू किए 2,000 शेयर्स ऑफ $50 पार प्रेफर्ड स्टॉक थे, वो 50 उसकी वैल्यू थी, वो इसने इशू किए। लेकिन इशू कब कितने के किए, दैट इशू एट पार वैल्यू उसकी 50 थी और एक्सेस वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 55 पे उसने इशू कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, दैट इज़ फॉर कैश। कैश आपके पास आया, टोटल कितना आया 55 को मल्टीप्लाई किया 2,000 से तो आपके पास आया 110,000। एंड देन प्रेफर स्टॉक कितना था, प्रेफर स्टॉक की जो पार वैल्यू थी, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि जो पार वैल्यू है वो आप प्रेफर स्टॉक की लिख देंगे 10,000 और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप रिसीव कर रहे हैं डेट इज़ पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू प्रेफर स्टॉक, वो आपने कितना रिसीव किया, डेट इज़ 10,000। इशू 2,000 शेयर्स ऑफ द प्रेफर स्टॉक, पार वैल्यू 50, प्रेफर स्टॉक एट 55 कि पार वैल्यू उसकी 50 थी और आपने इशू कर दिए 55 पे। और वैसे वो जो ऊपर आपके पास ट्रांजैक्शन थी कैश अकाउंट एंड प्रेफर्ड स्टॉक, तो वो आपको आई होप कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं एसेट लायबिलिटी के, ऑनर इक्विटी के, वो आपको याद होंगे, उसी के तहत हमने जो है ये ट्रांजैक्शन की है। अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इशू स्टॉक एट ए प्रीमियम। Issue stock at a premium. When stock is issued for more than its par value, the stock has sold at a premium. It has sold at a discount if the issue for less than its par value. अब क्या कहते हैं कि जब वो इशू किया जाता है किस पे, उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। और जब इट सोल्ड एट ए डिस्काउंट इफ़ द इशू फॉर लेस देन इट्स पार वैल्यू, कि अगर पार वैल्यू से कम पे इशू किया जाए तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। We have one example. The $10,000 excess is recorded in the separate account because some states do not consider this to be part of the legal capital and may be used for dividend. अब वो कहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा है, ये कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ये कंसिडर नहीं किया जाता पार्ट ऑफ द कैपिटल। उसको क्या किया जाता है कि उसको सेपरेट अकाउंट शो किया जाता है और सम टाइम दे यूज़ इट फॉर द पेइंग ऑफ डिविडेंड, कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो वो इस अकाउंट में से, सेपरेट अकाउंट में से जो है वो डिविडेंड पे कर देंगे। वी हैव वन मोर एग्जांपल, इशू स्टॉक एट ए प्रीमियम।
प्रीमियम पे जो है वो स्टॉक इशू किया ऑन November 12 ए कॉरपोरेशन एक्वायर्ड लैंड फॉर विच द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. The corporation issued 10,000 share of $10 par common value that has a current market value of 12 in exchange for the land. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो हमने क्या किया था कि आखिर में एट द एंड ऑफ लेक्चर वी हैव स्टडी कि जो से आप शेयर इशू करते हैं अदर देन एसेट्स, द शेयर इशू other than asset issue other than cash, the shared issue other than cash, कि आपने एसेट ले लिया और उसके अगेंस्ट जो है शेयर इशू कर दिया. और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि ऑन 12 नंबर कॉर्पोरेशन एक्वायर लैंड उसने खरीदी फॉर विच द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमिन की जा सकती थी. द कॉर्पोरेशन इशू 10,000 शेयर ऑफ द $10 par common that has a current market value is 12,000 in the exchange for the land. लेट्स सी कि ट्रांजैक्शन जो है इसकी क्या होगी. लैंड आपके पास है, यू आर गेटिंग द लैंड कैश. जब आप हासिल कर रहे होते थे तो आप कैश लिखते थे. नाउ यू आर गेटिंग लैंड की जो 10,000 शेयर की वैल्यू थी आपने मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ $12 से मल्टीप्लाई किया पर शेयर एंड दैट इज़ $120,000 एंड यू आर इशूइंग व्हाट द कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू थी वो आपने लिख ली, दैट इज़ 100,000 क्योंकि आपने 10,000 को मल्टीप्लाई किया 10 से. पेड इन कैपिटल आपने लिखा इन एक्सेस ऑफ द पार इशूड $10 पार कॉमन स्टॉक वैल्यूड एट $10 पर शेयर फॉर द लैंड. अब क्या हुआ, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस फॉर पार, वो तो आपने लिख दिया दैट इज़ 20,000. वो जो एक्सेस था वो नीचे आपने नरेशन में मेंशन कर दिया ताकि याद रहे कि ये जब ट्रांजैक्शन की गई थी तो कितने एक्सेसिव अमाउंट जो है वो पे की गई थी. तो पार वैल्यू 10 थी एंड यू हैव पेड 12 पर शेयर. अब क्या हुआ, इशूइंग स्टॉक एट ए प्रीमियम, द स्टॉक इशू फॉर assets other than cash should be recorded at the fair market value of the assets or the fair market value of the stock, whichever can be more clearly determined. अब क्या कहते हैं कि जब जो सा स्टॉक इशू किया जाता है फॉर एसेट अदर देन कैश शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, कि जिस चीज़ की मार्केट वैल्यू आपको क्लियर है, आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो इशू कर देंगे. तो अभी अगर लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली जाती तो फिर क्या होता कि हम ये कहते कि लैंड की वैल्यू कितनी है 120,000 है और 120,000 की शेयर जो है हम उसको इशू कर देते. लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने कहा जी कि हम जो उसको शेयर्स दे रहे हैं उस लैंड के अगेंस्ट उनकी वैल्यू इतनी बनती है, उनकी मार्केट वैल्यू इतनी बनती है, दैट इज़ 120,000 और हमने उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया. अब उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है इशू स्टॉक एट नो पार वैल्यू. तो उसकी नो पार में क्या होगा, इन्वेस्टोपीडिया एक्सप्लेन इट एज नो पार वैल्यू स्टॉक प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय व्हाट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर देम इन द मार्केट. अब नो पार वैल्यू में क्या होता है कि उसकी कोई पार वैल्यू नहीं होती स्टॉक की, बट the price of the stock is determined what the investor is willing to pay for them in the market. बट उसका क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिटरमिन कर ली जाती है कि अब इसमें इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है. सपोज अब हुआ क्या जी कि एक MCB बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ, उसकी वैल्यू जो है स्टॉक की 10 थी, पार वैल्यू 10 थी. अब पार वैल्यू अगर 10 थी तो आजकल अगर आप देखें जाके तो MCB की में भी वैल्यू जो है वो 35 और पार वैल्यू तो 10 है लेकिन मार्केट वैल्यू 35 है. और अगर MCB के पास ये अथॉरिटी है कि वो नो पार जो है शेयर इशू करें तो आप क्या करेंगे कि वो मार्केट में जो है उसकी जो मार्केट डिमांड होगी 35 है तो वो नो पार वैल्यू के शेयर 35 रुपीज़ का पर शेयर जो है वो इशू कर सकते हैं. अब क्या हुआ कि आगे हम बढ़ते हैं, ये कहते हैं कि जी कंपनीज find it beneficial to issue no par value stock as they have flexible in setting higher price for future public offering and have less liability to shareholder in the case that their stock falls dramatically. अब वो क्या कहते हैं कि जी
इसमें वो कहते हैं कि ये एक फ्लेक्सिबल है, जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी आपने डिटरमिन कर ली और उसका फ्यूचर में लेस लाइबिलिटीज होती है द शेयर होल्डर इन द केस दैट देयर स्टॉक फॉल ड्रामेटिकली, कि अगर उसकी प्राइस जो है वो गिर जाती है तो उसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज जो सी है वो कम होती है। और इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में ज़्यादा होने के भी चांसेस उसी तरह होते हैं। अब नो पार वैल्यू की वी हैव वन एग्जांपल ऑन Feb 23 a corporation issued 10,000 shares of the no par common stock at $40 a share। अब क्या होगा, कैश अकाउंट कितना है आपके पास, 10,000 इंटू 40 आपके पास आ गया 400,000 एंड देन कॉमन स्टॉक कितना है। अब यहाँ पे जैसे नो पार वैल्यू है तो इसमें ये तो नहीं है कि उसकी पार वैल्यू कितनी है, ये लिखा नहीं हुआ, तो अब हम एज्यूम भी नहीं करेंगे कि जिसकी पार वैल्यू जो है वो 10 थी या 40 का दे रहा, नो, जस्ट कॉमन स्टॉक इशू हो गया, दैट इज 400,000, इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द नो पार कॉमन स्टॉक एट 40। Later on March 9, the corporation issue 1,000 additional shares at $36। अब $36 पे एडिशनल शेयर इशू कर दिए नो पार, तो वो कैसे होगा, कैश अकाउंट 1,000 इंटू 36,000 आ गया आपके पास, एंड देन कॉमन स्टॉक 36,000, इशू 1,000 शेयर ऑफ द नो पार कॉमन स्टॉक एट $36। अब इससे हमें ये पता चल गया, नरेशन लिखने का मतलब क्या होता है, जो नीचे हम 2-3 लाइनें लिखते हैं डिटेल के लिए, उसका मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने ये शेयर्स किस पर्पस के लिए इशू किए, कितने अमाउंट पे इशू किए थे और कौन से शेयर से। उसके बाद some states require that the entire process from the sales of the non-par stock be treated as a legal capital। अब वो क्या कहते हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं that require that the entire process proceeds, some states require that the entire proceeds from the sales of non-par stock be treated as legal capital। अब वो कहते हैं कि भी जितना भी सेल किया जाए कैपिटल नॉन पार से, वो पूरी की पूरी जितनी भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे उसको, जैसे हमने पिछली ट्रांजैक्शन में किया था, उसको एज ए लीगल कैपिटल ट्रीट करेंगे। अगर आपको याद होगा कि इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्या किया था कि हमने जो एक्सेसिव अमाउंट थी पार वैल्यू से, उसको हमने लीगल कैपिटल जो है वो लीगल कैपिटल उसको कंसिडर नहीं किया था, उसको हमने क्या किया था कि एक्सेसिव अमाउंट में डाल दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस एक्सेसिव अमाउंट को हम क्या करते हैं कि शो करते हैं एज एंड मतलब उसको एक्सेसिव शो करते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में डिविडेंड के लिए। तो सम स्टेट क्या करती हैं कि उसको डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर लेती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि आल्सो no par stock may be assigned a state value per share, the state value is recorded similar to a par value। अब क्या होता है कि जी वो state value जो सी है वो assign कर दी जाती है। also no par stock may be assigned a state value per share, the state value is recorded similar to a par value। अब कहते हैं कि जी क्या होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी भी होती हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो नॉन पार स्टॉक्स है उसको कोई स्टेट वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। स्टेट वैल्यू ये कि अच्छा कि सपोज ये मैक्सिमम 30 तक जो है इसकी वैल्यू हम लेके जाएंगे, ये जो नॉन पार है ये 30 तक होगा, इससे ऊपर जाएगी तो हम जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। द स्टेट वैल्यू इज रिकॉर्डेड एज सिमिलर टू ए पार वैल्यू, उसको ऐसे ही कंसिडर किया जाता है जैसे पार वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। We have one example issue stock with this state value कि जिसमें stated value से जो है वो इशू किया जा रहा है। on March 30th issue 1,000 share of non-par common stock at $40, state value is 25। तो इसकी एंट्री जो है हमारे पास क्या होगी, कैश वी आर रिसीविंग कैश रिसीव हो रहा है दैट इज 40,000
और उसके बाद कॉमन स्टॉक जो है स्टेट वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 25,000। 25,000 जो है उन्होंने कॉमन स्टॉक को शो कर दिया। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ स्टेट वैल्यू, इन एक्सेस ऑफ स्टेट वैल्यू जो है आपने मेंशन कर दिया, दैट इज़ 15,000। और नीचे आपने नरेशन दे दी, इशू 1,000 शेयर्स ऑफ द नॉन पार कॉमन स्टॉक एट 36, स्टेट वैल्यू इज 25। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 36 नहीं है, दिस इज नॉन स्टॉक एट 40 पे आपने इशू किया है और वैल्यू क्या है उसकी, दैट इज स्टेटेड वैल्यू कितनी है, दैट इज 25। तो नरेशन में थोड़ी सी एरर है जिसमें हमने 40 जो है वो कंसिडर करना है। अब मार्केट वैल्यू क्या है, अकाउंटिंग बाय द इशूअर, अकाउंटिंग बाय द इन्वेस्टर। कॉमन स्टॉक इज कैरिड एट ओरिजिनल issued price, investor in the marketable securities are carried at the market price। अब क्या होता है, अकाउंटिंग बाय द इश्योर, जो इश्योर होता है वो क्या करता है, कॉमन स्टॉक इज कैरिड एट द ओरिजिनल इश्यूड प्राइस, कि जो इश्योर होता है वो क्या करता है, इसको कैरी करता है इट्स ओरिजिनल प्राइस, जो पार वैल्यू होती है उस पर इसको कैरी किया जाता है। या वंस इशू, जब फर्स्ट टाइम कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो उसने क्या किया कि कॉमन स्टॉक को जो है वो इशू किया, स्टॉक को जब इशू किया तो उसकी वैल्यू 10 थी, 10 जो है उसने मार्केट वैल्यू थी, उसी पे उसने पार वैल्यू पे इशू कर दिया। अब उसके बाद सपोज न्यू कंपनी थी, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रही थी, उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक साल उसने डिविडेंड दिया, डिविडेंड जब डिक्लेयर किया, सपोज 30% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसने, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद और उसकी मार्केट वैल्यू जो है नेक्स्ट ईयर और बढ़ गई। तो अब जो इश्यूअर है वो उसको कैसे कैरी कर रहा है, वो उसको इस तरह कैरी कर रहा है कि जो उसकी वैल्यू पार वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ इशूइंग, वही उसने उसको असाइन किया और अपने बुक्स में लिख लिया। अब अकाउंटिंग बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैरिड एट ए मार्केट वैल्यू। एक तो ये कि जो इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, अब इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट या कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो क्या करती है कि वो मार्केट वैल्यूज पे उसको लेती है। आपकी एक कॉर्पोरेशन है, आपने शेयर्स इशू किए तो आपने उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर लिख दिया, में भी बाद में वो शेयर्स की वैल्यू अप हो जाती है या डाउन हो जाती है, बट योर बुक शोज द सेम शेयर्स वैल्यू। सेम क्या हुआ कि आपकी कंपनी के पास क्या था, एक्सेसिव अमाउंट थी, यू वांट टू इन्वेस्ट टू सम अदर कंपनी, आपने देखा कि जी अच्छा सीमेंस के शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी जो है वो फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि आप बैंक में रख दें। बैंक आपको 10-12% दे देगा, मैक्सिमम 14% दे देगा फिक्स में। आप शेयर्स ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म है, यू कैन सेल इट एट एनी टाइम। अगर शेयर आगे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30%, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, तो अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जब आपने जिस मार्केट प्राइस पे लिए थे वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टर हमेशा मार्केट प्राइस पे ही बुक में रिकॉर्ड करता है। व्हेन एवर ही इज गोइंग टू सेल इट, जब मार्केट में जाके वो सेल करेगा तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा कि उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको कंसिडर कर लेगा, और उसमें जो स्प्रेड आता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन का नाम देते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक क्या क्या अफेक्ट करती हैं, डिविडेंड रेट, रिस्क लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट। द रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। अब क्या हुआ कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी मार्केट प्राइस, मतलब इसका ये है फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रेफर्ड आर, वी कैन से द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, कि उसकी वैल्यू क्या क्या चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि डिविडेंड रेट जो है वो जो है क्या करता है कि उसकी मार्केट वैल्यू को एनहांस करता है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है सीमेंस की, सीमेंस ईच ईयर 30% डिविडेंड डिक्लेयर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल के बाद आपको 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब आप मार्केट में जाते हैं किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए, वो कहते हैं कि जी अच्छा हम आपको देंगे कितना, 10% देंगे या 11% दे देंगे 1 ईयर का, और उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स जो है जो भी आपका प्रॉफिट लगेगा उसका 10% विद होल्डिंग टैक्स भी काट लेंगे। तो अब डिविडेंड जहाँ ज़्यादा मिल रहा होता है तो उस शेयर की डिमांड जो सी है वो
ज़्यादा होती है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि व्हेन एवर द डिमांड ऑफ एनीथिंग इज इंक्रीजेज इट प्राइसेस आल्सो इंक्रीजेज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट मीन कि अगर उसकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है तो किसी चीज़ की डिमांड जब इंक्रीज करती है तो इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिविडेंड रेट जब जो है वो इफेक्ट करता है कि डिविडेंड रेट अच्छा होगा तो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। अब हम रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क क्या है कि कंपनी जो है वो कैसा ऑपरेट कर रही है। लेवल ऑफ रिस्क, लेवल ऑफ रिस्क मीन के रिस्क को हम इस तरह कहते हैं कि दिस इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम, के आउटकम्स के बारे में आप अनसर्टन है कि आपको डिविडेंड, पहले तो हमने बात की डिविडेंड की, अब आप क्या बात कर रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो कितना डिक्लेयर करती है। सीमेंस की बात की, रिस्क जो है वो कम है क्योंकि ईच ईयर वो क्या करते हैं कि 30% डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्क को हम कब कहेंगे कि अच्छा सम टाइम क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है कि 10% डिक्लेयर करती है एक साल, अगले साल वो कहती है कि जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं डिक्लेयर नहीं करूँगी। थर्ड ईयर वो कहती है 5% कर लें। फोर्थ ईयर कहती है कि जी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, हम जो है आपको जो है वो 15% देंगे। तो दैट इज़ द रिस्क व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट द आउटकम्स, कि आपको इस साल डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना रिटर्न मिल रहा है आपको, इस पर डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो जब सर्टन होंगे तो रिस्क कम होगा तो डिमांड उस सिक्योरिटी की ज़्यादा होगी। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, के इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या चल रहा है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड जो है जो आपको डिविडेंड उस पर मिल रहा है, इफ़ दैट इज़ लेस देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो कम होगी। जिन लोगों ने ख़रीदा होगा तो वो चाहेंगे कि ये बिक जाए और खरीदने वाले जो है फर्दर उसको परचेज करने वाले लोग नहीं होंगे। ये तो फैक्टर था। आगे फर्स्ट फैक्टर आपने पढ़ा दैट इज द डिविडेंड, सेकंड फैक्टर जो है आपने रिस्क को पढ़ा, एंड थर्ड फैक्टर आपके पास आ गया था लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। एंड द रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। अब क्या होता है कि जो रिटर्न बेस करता है आपका मार्केट वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। वो डिविडेंड यील्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है। मार्केट वैल्यू मीन कि अब आपने क्या किया कि आई फर्दर एक्सप्लेन इट, कि आपने एक शेयर्स खरीदे, आपको एग्जांपल दी एमसीबी की कि आपने एमसीबी का शेयर खरीदा, कितने का आपने खरीदा इसको 50 रुपीज़ का, राइट, 100 रुपीज़ का कर लें। सीमेंस की एग्जांपल ले लें कि सीमेंस का आपने शेयर जो है परचेज़ किया 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ के आपने शेयर खरीद लिया, आपने टोटल शेयर्स खरीदे 100,000 के, 100,000 के आपने शेयर खरीद लिए और उसके बाद आपको डिविडेंड हुआ 30%, 30,000, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया। उसके साथ अब नेक्स्ट ईयर यू वांट टू सेल इट, तो जो आपने 100,000 के खरीदे थे वो अब 105,000 के हो गए, तो टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ 35,000। तो उसका अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो दैट इज़ द 35%। तो 35% इज़ द डिविडेंड यील्ड। द रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। के जो मार्केट वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो 5,000 है दैट इज़ अदर देन द डिविडेंड, दैट इज़ द चेंज इन द मार्केट वैल्यू, वो आपकी डिविडेंड यील्ड जिनसे वो कंसिडर की जाएगी। फैक्टर इफेक्टिंग पहले हमने पढ़ा, प्रेफर्ड स्टॉक अब हमारे पास आ गया। फैक्टर इफेक्टिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक। और उसके बाद हमने क्या किया कि प्रेफर्ड स्टॉक में तो डिविडेंड जो है वो दैट इज स्ट्रेट, और सम टाइम ये होता है कि डिविडेंड अगर स्ट्रेट नहीं है और प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, तो उनमें जो है डिविडेंड वाला फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेगा डिफरेंटली। तो अब हमारे पास आ जाता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में क्या आता है, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने जो एग्जांपल आपको प्रेफरेंस स्टॉक में दी थी, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक में तो डिविडेंड स्ट्रेट होता है, तो वहाँ पे ये एग्जांपल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है कि जब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाता है। इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट सर्टेन, कंपनी जो है वो स्ट्रेट डिविडेंड नहीं देती।
ये कंपनी की बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि पिछले साल कितना दिया, इस साल कितना। 5 ईयर का डाटा लेके आराम से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड देती आ रही है, और इसी तरह आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर में वो कितना डिविडेंड देगी। रिस्क दैट इज़ द लेवल ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अचीव्ड, कि वो क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी, वही वाली बात कि रिस्क क्या है कि यू आर अनसर्टेन। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी 10% हमें मिलेगा और मिला कितना आपको 12%, ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये तो आपके फेवर में चलेगी बात। और अगर आप कहते 10% और मिला आपको 6% है, तो वो लेवल जो अचीव नहीं किया 4%, वो आपका रिस्क में आ गया। इन अदर वर्ड सिंपली ये कहते हैं कि व्हेन यू आर अनसर्टेन, आपने एग्ज़ाम दिया, यू आर नॉट श्योर कि आपके जैसा ए ग्रेड आएगा कि नहीं आएगा, कह रहे हैं कि जी रिस्क है, पता नहीं आ जाए ना आ जाए, टीचर का मूड ठीक होगा तो आ जाएगा, नहीं मूड ठीक होगा तो नहीं आएगा, लेकिन ध्यान इस बात पे नहीं दिया जाता कि आपने पेपर कैसे किया होता है। दैट दिस इज़ वन जोक कि रिस्क क्या है कि दैट इज़ द अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर आउटकम, उसको हम जो है वो रिस्क का नाम देते हैं। और इसमें कॉमन स्टॉक में क्या होगा, व्हेन यू आर अनसर्टन अबाउट द रिटर्न ऑफ द कॉमन स्टॉक, चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू हैव नो इम्पैक्ट ऑन द बुक ऑफ द इश्यूअर, कि इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो इश्यूअर होता है उस मार्केट वैल्यू में जो चेंज आता है उसकी बुक में कोई इफेक्ट नहीं आता। जो इश्यूअर है वो अपनी बुक्स में जो चीज़ उसने रिकॉर्ड कर ली है, मार्केट वैल्यू अप होती है डाउन होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना उसमें वो चेंज लेके आता है। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, नो वोटिंग और द डिविडेंड राइट्स, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, डिविडेंड राइट्स नहीं होते। कंट्रा इक्विटी अकाउंट है, ट्रेजरी शेयर्स आर issued share that have been required by the corporation, ऐसे शेयर्स को कहा जाता है जो कॉरपोरेशन इशू करके वापस ले लिए, उसने परचेज कर लिए ओपन मार्केट से या उनसे कॉल करके वापस ले लिए। When the stock is required, the corporation record the treasury stock at cost, कि जब कॉरपोरेशन उससे रिक्वायर्ड कर लेती है, वापस ले लेती है, तो वो क्या करती है कि उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है उन शेयर्स को, राइट। अब क्या होता है ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शन, ओकेजनली a corporation buys back its own stock for the purpose of later reissuing it. This stock is referred to a treasury stock. कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉरपोरेशन जो है वो वापस ले लेती हैं उन स्टॉक्स को, और किस पर्पस के लिए लेती हैं कि उसको दोबारा इशू किया जाए, तो ऐसे स्टॉक को ट्रेजरी स्टॉक जो है उसका नाम दिया जाता है। क्या होता है ट्रेजरी स्टॉक इज द स्टॉक दैट हैज़ बीन इशूड एज ए फुली पेड, हैज़ बीन रिक्वायर्ड बाय द कॉरपोरेशन, हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड और री इशूड, और वो कैंसिल या री इशूड नहीं किए गए होते। ए कॉमनली यूज मेथड ऑफ द अकाउंटिंग फॉर द ट्रेजरी स्टॉक इज द कॉस्ट मेथड, कि उसको कॉस्ट मेथड्स पे रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेजरी स्टॉक पे वी हैव वन एग्जांपल ऑन January 5th a firm purchased 1000 of shares of the treasury stock. The common stock value क्या थी, that value is $25, par value उसकी $25 थी, और ये वापस किस प्राइस पे लिए गए हैं, ये वापस लिए गए हैं $45 पे पर शेयर्स। तो नाउ वी आर पेइंग द कैश 1000 into 45, कैश में हम कितना पे करेंगे 45,000। ट्रेजरी स्टॉक कितना हुआ, डेट इज 45,000, हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक आ गया, एंड देन वी आर पेइंग द कैश हम पे कर रहे हैं, परचेज 1000 शेयर्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक एट कॉस्ट, तो जो कॉस्ट है उस पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वन ऑफ द मेथड, कॉस्ट मेथड क्या हुआ कि हमने क्या किया कि ट्रेजरी स्टॉक को we have record the treasury stock at stock at the cost method, तो ये जो भी कॉस्ट हमने पे की उस पे ट्रेजरी स्टॉक को हमने रिकॉर्ड कर लिया, जस्ट टोटल मल्टीप्लाई किया और कैश को उस पे लिख दिया, परचेज 1000 स्टॉक ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $45। अब कॉस्ट मेथड सेकेंड ऑन
जो से ऑन जून 2 सोल्ड 2000 शेयर्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक एट 60 पर शेयर। अब वही जो परचेज किए थे उनको रीसेल कर दिया और उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 60। कैश अकाउंट आपके पास आया, दैट इज़ 200 शेयर से आपने सेल किए 120,000 12,000 एंड ट्रेजरी स्टॉक इज़ 9,000 पेड इन कैपिटल फ्रॉम द सेल ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक। अब वो जो पेड इन कैपिटल था वो एक्सेसिव कितना था, ट्रेजरी स्टॉक जो से आपने परचेज़ कितने के किए थे 45 के, तो 45 के जब परचेज़ किए थे तो जब आपने उसमें से माइनस किया 9,000 का पेड इन कैपिटल फॉर द सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो पेड इन कैपिटल जो सा इंक्रीज़ हुआ और ट्रेजरी स्टॉक वो कितना हुआ, दैट इज़ 3,000 जो सा वो पेड इन कैपिटल जो सा इंक्रीज़ हुआ आपका। वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल, उसमें हमने क्या किया कि उसी एग्जाम्पल को फर्दर लेके जाते हैं कॉस्ट मेथड को। ऑन September 3 सोल्ड 200 शेयर्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक एट $40 पर शेयर। पहले तो हमने 60 पे सेल किए थे, अब 40 पे सेल किए हैं, तो उस पर क्या होगा, कैश अकाउंट दैट इज़ कितना है आपके पास 8,000 पेड इन कैपिटल फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। अब वो जो लेस हो गया वो 1,000 का हुआ और ट्रेजरी स्टॉक जो से हमने क्या किया था, जो शेयर हम सेल कर रहे हैं वो हमने कॉस्ट कितनी पड़ी थी, डेट इज़ जो लेस हुए हैं ट्रेजरी स्टॉक से, डेट इज़ 9,000। तो हमने क्या किया, ट्रेजरी स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, डेट इज़ 9,000। सोल्ड 200 शेयर्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक एट $60। ट्रेजरी स्टॉक का तो अब बात हमारी ख़त्म होगी कि वो कैसे इशू करते हैं, और जब पहले भी आपको बताया कि वो इशू इसलिए किए जाते हैं कि देन वी कैन रीपरचेज इसलिए किए जाते हैं कि देन वी कैन रीसेल जो है उसको किया जाए। तो अब हमारे पास आ जाते हैं स्टॉक स्प्लिट जो है वो क्या किया जाता है, उसमें क्या होता है, ए कॉर्पोरेशन सम टाइम रिड्यूस द पार or the stated value of their common stock and issued a proportionate number of the additional share. This is called a stock split. अब इसमें क्या होता है कि पार वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाता है, जो स्टेटेड वैल्यू होती है उसको स्प्लिट करने के लिए प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ द एडिशनल शेयर जो है वो इशू कर दिए जाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट का नाम दिया जाता है। वी हैव वन वेरी गुड एग्जांपल कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। बिफोर स्टॉक स्प्लिट 4 शेयर्स $100 पार वैल्यू, 4 शेयर से सपोज कर रहे हैं कि हम 4 शेयर से और उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, $100 जो है पार वैल्यू उसकी थी, और उसके बाद क्या हुआ, टोटल वैल्यू कितनी, $400 टोटल पार वैल्यू। अब आफ्टर स्टॉक स्प्लिट 5 for 1 जो है वो स्टॉक स्प्लिट था, और उसमें क्या हुआ 20 शेयर्स 5 for 1, तो एक शेयर था उसके अगेंस्ट जो है वो 5 शेयर जो है वो इशू कर दिए गए। तो देन आपने क्या किया कि 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, टोटल शेयर्स कितने आ गए आपके पास, दैट इज़ 20 शेयर्स टोटल, और टोटल शेयर जब 20 हुए तो 100 पार वैल्यू पे उस पर डिवाइड किया तो आपके पास पर शेयर पार वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ $20। अब इसमें आप ये देखें कि जो आपके पास बोथ केसेस जो आपका व्हील है दैट इज सेम, जो $400 है दैट इज द टोटल पावर वैल्यू, बट दैट इज स्प्लिट इनटू द स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट जो है उसमें कर दिए। और समटाइम ऐसे भी किया जाता है कि शेयर होल्डर्स के पास एक लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट कर दी जाए, वो इसको रीसेल कर सकें, पार्ट ऑफ द सेल। $100 का शेयर था, वो सेल नहीं कर सकते, अगर उनको $20 की ज़रूरत थी तो दे कांट सेल, उनको पूरा शेयर सेल करना पड़ता था। अब एट दिस टाइम वो क्या कर सकते हैं कि 20 का शेयर जो है वो सेल आउट कर दें। और सम टाइम इसलिए किया जाता है कि ऑनरशिप जो है वो स्प्रेड हो जाए, मुख्तलिफ लोगों के पास ऑनरशिप जो है वो चली जाए, मोनोपोली जो है वो कायम ना हो सके, तो तब भी ऐसा किया जाता है कि स्टॉक स्प्लिट जो है वो कर दिया जाता है। अब स्टॉक स्प्लिट्स में क्या होता है, द स्टॉक स्प्लिट डज नॉट चेंज द बैलेंस ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, जैसे पीछे हमने जो है एनालाइज किया कि बैलेंस जो है वो उसमें चेंज नहीं आती। हाउएवर इट कैन मेक द स्टॉक मोर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द शेयर।
अब इसमें क्या होता है कि इसके शेयर्स को मोर अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कि उसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है, एनी टाइम दे कैन सेल इट। स्टॉक स्प्लिट की भी बात हो गई, स्टॉक कैसे इशू किया जाता है, एसेट्स के अगेंस्ट कैसे इशू किया जाएगा, नो पार वैल्यू स्टॉक कैसे इशू किया जाएगा, स्टेटेड वैल्यू का कैसे इशू किया जाएगा, एंड देन ट्रेजरी स्टॉक जो है उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा। ये सारे होने के बाद उसके बाद हमने क्या किया कि स्टॉक स्प्लिट को भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि डिविडेंड की, कैश डिविडेंड जो है वो क्या चीज़ होती है और उसको कैसे किया जाता है। Accounting for the cash dividend, dividends are distributions of the retained earning to the stockholders. Stockholders को dividend जो है वो distribute कर दिया जाता है। retained earning जैसे आपको याद होगा, हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग बनाया था तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद इंटरेस्ट पे करने के बाद आपने क्या किया था कि रिटेन अर्निंग बच गई थी, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिविडेंड आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन अर्निंग टू द स्टॉक होल्डर। डिविडेंड में भी पेड इन कैश, स्टॉक और द प्रॉपर्टी। अब डिविडेंड जो है ये किसी तरीके में भी पे किया जा सकता है। में इट कैन बी पेड बाय कैश आप पे कर सकते हैं, या स्टॉक पे कर सकते हैं, और शेयर इशू कर सकते हैं अपने जो है ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है आप कहते हैं कि अच्छा ये ज़मीन के एक पीस ऑफ लैंड है, ये जो है इशू कर दिया जाए। डिविडेंड इवन ऑन द cumulative preferred stocks are never required but once declared become a legal liability of the corporation। अब कहते हैं कि डिविडेंड जो है इवन ऑन द cumulative preferred stocks पे are never required, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दें, लेकिन once it's announced तो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड है यू हैव टू पे इट, देन इट इज द लीगल लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन दैट दे हैव टू पे इट। Corporations generally declare and pay cash dividend or shares outstanding when three condition exist। कहते हैं कि जी जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करती हैं, एंड they are used to declare when three conditions exist। sufficient retain earning के पैसे भी होने चाहिए, आपके पास रिटेन अर्निंग होनी चाहिए सफिशेंट के आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। सफिशेंट कैश, अच्छा समटाइम ये होता है रिटेन अर्निंग होती है, ये कैश नहीं होता, यू हैव इन्वेस्टेड इन द एसेट। और थर्ड वन इज द फॉर्मल एक्शन बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मल एक्शन। सो ऑन द बॉटम आप देख सकते हैं कि आपके पास रिटेन अर्निंग हो, 50,000 अवेलेबल है, देन यू हैव द कैश, एंड देन एट द एंड थर्ड थिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू कैन सी इन द पिक्चर, वो बैठे हुए हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कैश डिविडेंड, देयर आर द 3 important dates relating the dividends। 3 important dates जो सी हैं वो कौन कौन सी होती हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द डिविडेंड। लेक्चर के शुरू में अगर आपको याद होगा तो मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि वो क्या होती हैं। लेट्स सी। नंबर 1, फर्स्ट द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, किस दिन को डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था। एज्यूम दैट ऑन December 1st हाइबर कॉर्पोरेशन डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ $42,500। अब डिविडेंड डिक्लेयर कब किया गया, इट्स डिक्लेयर ऑन द 1st December। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कैलेंडर में भी 1st December को डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, किस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या हुआ, अब उस पर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एंड देन कैश डिविडेंड पेएबल, कैश डिविडेंड्स एंड कैश डिविडेंड पेएबल, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया 42,500 एंड 42,500 ऑन December 1st, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कैश डिविडेंड एंड कैश डिविडेंड पेएबल। Second important date is the date of the record for Hyber Corporation. This would be
दिसंबर 11। अब डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या होती है? रिकॉर्ड मीन के शुरू में लेक्चर में जिक्र किया था कि सब्सिडी लेजर जो है मेंटेन किया जाता है और डिविडेंड उस शख्स को दिया जाता है जिसका रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है या कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर जिस बंदे के नाम होगा। ठीक है, अब कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर जो है वो किस बंदे के नाम है? सपोज वो मिस्टर XYZ के नाम है। अब वो कहते हैं कि वो कौन सी डेट होगी जिस दिन वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तो वो रिकॉर्ड जो उनसे चेक किया जाता है डेट इज़ ऑन 11 दिसंबर। अब डिविडेंड डिक्लेयर किया कब? डेट इज़ ऑन 1 दिसंबर और उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने देखा कि जी जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट होगा या कोई अप टू डेट करवाना चाहता है तो वो कंपनी के पास आके अप टू डेट रिकॉर्ड जो है वो करवा लेता है। वंस दैट शेयर, समटाइम ये होता है कि शेयर जो है आपने किसी के पैसे देने थे, आपने कहा अच्छा जी यार ये तुम शेयर ले लो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जो है वापस तुमसे ले लूँगा। बाद में आपके पास पैसे नहीं आए, शेयर उसके पास पड़े हुए। अब एट दैट सिचुएशन क्या होगा? आपने तो वैसे ही फिजिकली शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं लेकिन रिकॉर्ड में शेयर ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो डिविडेंड पे हक उस बंदे का होगा, आपका होगा, क्योंकि शेयर जो है रिकॉर्ड में आपके नाम पे हैं। हाँ, अगर वो 11 से पहले आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है तो देन जो है डिविडेंड उसको मिलेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट डेट इज़ द रिकॉर्ड डेट के जो से डेट ऑफ द रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में वो शेयर किसके पास है। ऑन दिस डेट द ओनरशिप्स ऑफ द शेयर डिटरमिन्ड हु रिसीव्स द डिविडेंड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये चेक किया जाता है कि किस बंदे को डिविडेंड दिया जाएगा, दैट्स ऑल, बस। थर्ड इम्पॉर्टेंट डेट इज़ द डेट ऑफ द पेमेंट। अब एक डेट तो आ गई कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन, सेकंड डेट आ गई डेट ऑफ रिकॉर्ड एंड द थर्ड डेट इज़ द डेट ऑफ द पेमेंट। ऑन जनवरी 2 हाइबर इश्यूज डिविडेंड चेक्स। अब क्या हुआ कि हाइबर ने देख लिया, रिकॉर्ड चेक कर लिया, इन बंदों के नाम है, उन्होंने उनको चेक्स इशू करने हैं। अब उसके बाद बेशक वो बंदे वो शेयर सेल कर दें, मार्केट में दे दें, किसी को दे दें, डिविडेंड जो है वो 11 तारीख को जो रिकॉर्ड में बंदे थे उनकी एक लिस्ट निकाल लेगी, उनको जो है डिविडेंड दे दिया जाएगा। लेकिन दिया कब जाएगा? 2 जनवरी को वो डिविडेंड जो है दिया जा रहा है, चेक्स दिए जा रहे हैं। अब क्या होगा जी? कैश डिविडेंड पेएबल, वो जो हमने क्रेडिट किया था, लायबिलिटी क्रिएट की थी, उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट जो है हमने क्रेडिट कर दिया कि कैश हमारा जो है वो जा रहा है। तो हमने एंट्री क्या की थी? कैश डिविडेंड टू कैश डिविडेंड पेएबल। तो अब हमने क्या किया? कैश डिविडेंड पेएबल जो है ये हमने रिवर्सल एंट्री की और हमारी वो ज़ीरो हो गई। उधर डेबिट क्रेडिट किया था, इधर डेबिट किया, ज़ीरो हो गई और कैश हमने डेबिट कर दिया 42,500 पेड कैश डिविडेंड हमने पे कर दिया, दैट इज़ 42,500। और सब्सिडी में जाके वो लेजर्स में होगा किसको कितने पैसे दिए गए और क्यों दिए और किसका रिकॉर्ड था, वो सारा अलग होगा, लेकिन ये मेन एंट्री जो है हमने कर दी। अब आगे क्या हुआ? अकाउंटिंग फॉर द स्टॉक डिविडेंड, ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द फर्म्स ऑन शेयर इज कॉल्ड ए स्टॉक डिविडेंड। अब क्या होता है कि सम कंपनी, जो तो हमने प्रीवियस एग्जांपल ये पढ़ी थी कि कंपनी ने क्या किया कि कैश में डिविडेंड दे दिया। अब ये होता है कि कंपनी के पास जो है कैश अवेलेबल नहीं है, वो क्या करती है कि अपने और शेयर जो है वो इशू कर देती हैं उन्हीं स्टॉक होल्डर को जिनके पास पहले से शेयर्स थे, तो उसको हम जो है स्टॉक डिविडेंड का नाम देते हैं। स्टॉक डिविडेंड ट्रांसफर pro rata shares of the stock to the stockholder. Assume Hendrix Corporation issue at 5% stock dividend on the common stock, 5% जो है stock dividend दिया उन्होंने and $20 par value उसकी थी और issued share कितने थे? 2 million are the issued share। अब इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या होगी? कॉमन स्टॉक कितना था? अब बिफोर डिविडेंड क्या हुआ कि कॉमन स्टॉक कितना था? दैट इज़ $20 पार वैल्यू और शेयर कितने थे? 2 मिलियन थे, शेयर से मल्टीप्लाई किया 20 से, तो ये हमारे पास $40 मिलियन के कॉमन स्टॉक के शेयर आ गए। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द पार कॉमन स्टॉक दैट इज़ 9 मिलियन आ गए। रिटेन अर्निंग कितनी थी? दैट इज़ 26,000
रिटेन अर्निंग कितनी थी, दैट इज़ 26,600,000। ये हमारे पास आ गई और अब हमने इसकी एंट्री की। अब स्टॉक डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, दैट इज़ द 5% ऑफ, ये हम पीछे 5% ऑफ स्टॉक डिविडेंड, 5% जो है वो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया, दैट इज़ 3.1 मिलियन, दैट इज़ 3.1 million, that is the 5% of the stock dividend। और उसके बाद stock dividend distributable, that is 2 million, और paid in capital in excess of the par common stock, that is 1.1 million। और ये जो excess value जो है वो पे की गई, दैट इज़ 1.1 मिलियन पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द कॉमन स्टॉक। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन जनवरी 10 Hendrix Corporation issues the stock. This action increases the number of the share outstanding by 100,000 से इन्होंने इंक्रीज कर दिया। स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टॉक डिविडेंड जो से डिस्ट्रीब्यूट किया, अब वो इंक्रीज हो गए, दैट इज़ हाउ मच, 2 मिलियन। और उसके बाद कॉमन स्टॉक जो है दैट इज़ 2 मिलियन इशू स्टॉक फॉर द स्टॉक डिविडेंड। अब इसके बाद क्या हुआ, दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर डिविडेंड जो है। उसके बाद हमारे पास आफ्टर डिविडेंड हमारे पास जो है वो सिचुएशन क्या आ गई, दैट इज़ कॉमन स्टॉक पार वैल्यू हमारे पास 42 आ गई, 2 मिलियन और आ गए थे, और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द पार कॉमन स्टॉक, दैट इज़ पहले हमारे पास 9 मिलियन थे, अब 1.1 मिलियन ऐड हुए, 10.1 मिलियन आ गए। और रिटेन अर्निंग हमारे पास वो कितनी थी, रिटेन अर्निंग हमने अब कम कर दी क्योंकि हमने वो जो है इशू कर दिए थे स्टॉक, और रिटेन अर्निंग हमारी कम कितनी हो गई, और वो हमारे पास आई 23.5 मिलियन, लेकिन टोटल जो है वो दैट रिमेन्स सेम। अब क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग द स्टॉक होल्डर इक्विटी, देयर आर 2 वे टू रिपोर्ट स्टॉक होल्डर इक्विटी इन द बैलेंस शीट। In next slide, each class of the stock is listed first, followed by its related paid in capital account। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक क्लास जो सी है वो फर्स्ट है, लिस्टेड फर्स्ट, पेड इन कैपिटल अकाउंट में उसकी एक्सेस के बारे में, मतलब जो एक्सेसिव अमाउंट है उसका जिक्र आ जाता है। अब देखते हैं हम स्टॉक होल्डर इक्विटी पेड इन कैपिटल हमारे पास कितना है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन के हिसाब से है, प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास 10% ऑफ द स्टॉक प्रेफर है, प्रेफर्ड स्टॉक 10% ऑफ द स्टॉक, $50 पार वैल्यू कम्युलेटिव, 2000 शेयर्स ऑथराइज एंड इशूड, 2000 शेयर ऑथराइज हैं और इशूड जो से हैं वो भी कितने, दैट इज़ 2000। तो वो हमने इशू किए, वो हैं रिपोर्ट कर रहे हैं हमने जो इशू किए हैं, और उसमें जो ऑथराइज हैं वो तो ऑथराइज सिंपल वैल्यू आ गई 50 इंटू दैट इज़ 2000 शेयर्स। तो अच्छा ये 10% जो है दैट इज़ द टोटल, 10% ऑफ द टोटल कितना है हमारे पास, जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है उसका 10% है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल आपके पास आ गया, एक्सेसिव जो इशू, एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ओवर पार वो 10,000 जो है वो मेंशन कर दी। कॉमन स्टॉक की वैल्यू, पहले तो हमने प्रेफर्ड स्टॉक कर दिया एंड देन कॉमन स्टॉक की बात करते हैं। कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू है दैट इज़ $20, पार वैल्यू 50,000 शेयर्स ऑथराइज, 50,000 ऑथराइज हैं, एंड देन मैक्सिमम यू कैन इशू 50,000, और आपने इशू कितने किए हैं, दैट इज़ 45,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, और 45 को जब मल्टीप्लाई किया 20 से तो आपके पास 900,000 आ गए। और ये इससे जो एक्सेसिव अमाउंट इस पे इशू की हुई है दैट इज़ 190,000। ये दोनों आपके पास आ गए हैं। देन थर्ड कैटेगरी आ गई फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक से सेल किया दैट इज़ 2000, टोटल पेड इन कैपिटल आपके पास 1.2 मिलियन 2000 आ गया। रिटेन अर्निंग आपने शो की 350,000 की, उसके बाद टोटल आपके पास कितना आ गया, दैट इज़ 1.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। डिडक्शन ट्रेजरी स्टॉक 600 शेयर एट कॉस्ट जो उन्होंने डिडक्ट किए दैट इज़ 27,000, एंड टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी इज़ 1.5 1,525,000।
Next slide shows the second methods. Note that the stock accounts are listed first. The other paid in capital accounts are listed as single item describes as additional paid in capital. That is the second method. उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास स्टॉक इक्विटी आ गया, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल हमारे पास कितना है, दैट इज़ द प्रेफर्ड स्टॉक, 10% स्टॉक प्रेफर होगा, कम्युलेटिव जो है उसकी पार वैल्यू कितनी है 50, और 200 शेयर्स ऑथराइज एंड इशू, जितने 2000 शेयर से 2000 शेयर्स आर ऑथराइज एंड इशू, वो इशू किए हुए हैं। देन उन्होंने कॉमन स्टॉक कितना इशू किया हुआ है उन्होंने, दैट इज़ 50,000 शेयर्स आर ऑथराइज एंड 45,000 शेयर्स आर इशू, 900,000 आ गया। एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है दैट इज़ कम्युलेटिव, वो उसका कम्युलेटिव जो है ले हैं, जो लास्ट स्लाइड में हमने दोनों का अलग अलग लिखा था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसको कंबाइन ले आए, दैट इज़ 200,000। टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 1.2 मिलियन आ गया, 1.2 मिलियन 2,000, और उसके बाद रिटेन अर्निंग 350,000 एंड द टोटल 1,552,000 आपके पास आ गया। और ट्रेजरी स्टॉक जो से डिडक्ट ट्रेजरी स्टॉक 600 शेयर एट कॉस्ट 27,000 एट टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आपके पास। ये डिडक्ट जो से आए थे वो शेयर वो स्टॉक था जो उन्होंने वापस ले लिया था, ये वो वाले स्टॉक जो से उन्होंने 600 मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास 1.525 मिलियन जो है वो टोटल शेयर्स आ गए हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अभी तक हमने बात की थी कि जो है स्टॉक कैसे इशू किया जाता है और डिविडेंड जो है वो कैसे पे किया जाता है, और अब कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो वो उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो वी हैव वन मेथड दैट इज़ कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड मेथड। के डिविडेंड यील्ड मेथड क्या होता है, तो वी हैव 2 years डाटा ऑफ वन कॉरपोरेशन, जिसमें क्या हुआ था 2003 में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था ऑन कॉमन स्टॉक $0.6 पर शेयर्स, एंड ईयर 2000.8, और मार्केट प्राइस क्या थी एट दैट टाइम 13.5 इन 2003 एंड 20.5 इन 2004। अब डिविडेंड यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक। उसके बाद क्या हुआ, वी डिवाइड इट एंड देन इन डिविडेंड 2003 it is 4.4%, dividend yield is 4.4%, and in 2004 that is 3.9%. अब ये इंडिकेट क्या करती है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक इन टर्म ऑफ द डिविडेंड इट्स डिक्लेयर। अगर आप यहाँ से ये देखें कि ऑल दो के इन 2004 उन्होंने डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर किया एज़ कम्पेयर टू 2006, लेकिन हुआ क्या एज़ कम्पेयर टू 2003, लेकिन हुआ क्या कि जब हमने डिविडेंड यील्ड निकाली मार्केट प्राइस पे तो वो कम आ रही थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि मार्केट प्राइस तो वो है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट या जिस प्राइस पे आप उसको सेल कर सकते हैं, तो डैट इज़ शोइंग द ट्रू पिक्चर। तो करंट यील्ड जो थी डैट इज़ लेस दैन द लास्ट ईयर। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे एनालाइज किया जा सकता है डिविडेंड को। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11। आई होप कि आपको जो सा ये चैप्टर समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा कि कैपिटल जो सा स्टॉक कैसे इशू किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, एंड देन उसको अगर वापस लेना हो तो फिर क्या एंट्रीज की जाती हैं, और उसको अगर स्प्लिट करना हो तो वो किन वजूहात की बिना पे किया जाता है, और एट द एंड अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। हम हर चैप्टर के एंड पे जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाता है। फर्दर जो सा वी विल स्टडी वन चैप्टर जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कहते हैं, कि रेशियो एनालिसिस में हम ये सारे जो सी रेशियोज हैं इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेशियो एनालिसिस जो है वो करेंगे, और फिर एनालाइज करेंगे कि कंपनीज को ओवरऑल कैसे जो है ईच एंड एवरी फैक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 में चैप्टर नंबर 12 के साथ जो है दोबारा मिलेंगे। आई होप कि आप बुक को जो है स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो करने की कोशिश करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।